हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो आज हम लोग कुछ और पोर्शन डेटा डिक्शनरी का डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास लॉक ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए लॉक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो लॉक ऑब्जेक्ट्स, द पर्पज ऑफ लॉक ऑब्जेक्ट्स इज टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि जो लॉक ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं उनका पर्पज हमारे पास क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करे। यानी कि अगर इसका आप एक सिंपल एग्जांपल लोगे कि इफ मल्टीपल यूजर्स वांट टू चेंज द डेटा एट द सेम टाइम, देन एट ए टाइम ओनली वन यूजर कैन चेंज द डेटा। और इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे ये समझिए कि मेरे पास कोई टेबल है, अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी, जैसे कि मेरा ये एक एम्प्लॉय टेबल हम लोग ने बना रखा है। अब इसके अंदर देखिए, अगर इसका एक एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 101 है, तो उस एम्प्लॉय आईडी के लिए किसी कॉलम में मैं कुछ डेटा चेंज कर रहा हूँ, और पैरेलली कोई और यूजर भी आके उसे चेंज करने की कोशिश करे, तो एक बार में केवल एक ही यूजर क्या करेगा, हमारा डेटा को चेंज कर पाएगा। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो अब देखिए इससे इशू क्या आएगा, अगर दोनों यूजर पैरेलली चेंज कर रहे हैं तो एसएपी के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा यूजर का चेंज को वो एक्सेप्ट करे। तो इसलिए डेटा के अंदर क्या आ सकता है, इनकंसिस्टेंसी आ सकता है। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक बार में एक ही यूजर को अलाउंस हो कि वो जाके डेटा को चेंज कर पाए। फिर हमारे पास ये सवाल आता है कि हाउ टू सी लॉक एंट्रीज। अब ये तो लॉक ऑब्जेक्ट्स हो गए, हम लोग एसएपी के अंदर लॉक एंट्रीज कहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रांजेक्शन कोड होता है SM12 का। अब जैसे कि ये मैंने अपना एक टेबल को चेंज मोड में ओपन कर रखा है, तो मेरे यूजर के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक लॉक एंट्रीज मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर मैं SM12 में जाता हूँ, आप SM12 में जाओ, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, ये देखिए, लिस्ट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ देखिए एक लॉक एंट्री मेरे पास ऑटोमेटिक आपको दिखेगी, जो एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने 8:48 पे इस टेबल को चेंज मोड में ओपन किया था, तो वो टाइम यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसे वापस से जाकर फिर से चेंज मोड में ओपन करूँ और लॉक एंट्री को जाकर रिफ्रेश करूँ, ओके, अभी वापस जाते हैं, अब लिस्ट पे जाते हैं, अभी कोई नहीं है। अब जरा फिर से इसे चेंज मोड पे ओपन करते हैं, अब देखते हैं, डेट टाइम यही आ रहा है, मतलब सिस्टम का टाइम मेरा शायद यही हो। फिर यहाँ पे आर्गुमेंट में आप क्या देखोगे कि आर्गुमेंट में टेबल का यहाँ पे नेम दिख रहा है, टेबल एम्प्लॉय टेबल। फिर यहाँ लॉक मोड जो है, वो लॉक मोड आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। अब ये क्या है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रांजेक्शन कोड होता है SM12, जहां से जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर लॉक एंट्रीज को देख सकते हैं। फिर अगर आपको एक यहाँ एक और चीज है कि जो भी आप लॉक एंट्री यहाँ देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये एक एंट्री के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या ऐसा है कि हमारे डेटाबेस के अंदर इसका रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, यानी कि जैसे ही आप कोई अपना चीज को चेंज मोड में ओपन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक एंट्री आपको यहाँ लॉक लिस्ट में, लॉक एंट्री लिस्ट के अंदर दिख रही है। तो ये जो एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हमारा एक इनक्यू सर्वर होता है एसएपी एप्लीकेशन सर्वर पे, वहां पे स्टोर हो रहा होता है। और ये क्या होता है, हमारे पास लॉग एंट्रीज आर टेम्पोररी एंट्रीज एंड दे नेवर गेट्स स्टोर्ड इनटू एनी डेटाबेस टेबल। ये क्या होता है, एक टेम्पोररी एंट्री होता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर नहीं हो रहा होगा। ये हमेशा कहाँ से आता है, एनक्यू सर्वर से आपके पास आ रहा होता है। फिर आपके पास प्री रिक्विजिट्स क्या है लॉक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो लॉक ऑब्जेक्ट्स का हमेशा आपका जो नेम है प्रीफिक्स ई से ही स्टार्ट होगा। अगर आप कोई भी एक लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हमेशा वो प्रीफिक्स ई से ही स्टार्ट हो रहा होता है। एंड व्हेन वी वांट टू क्रिएट कस्टमाइज लॉक ऑब्जेक्ट, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कोई भी अगर आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे अपने एप्लीकेशन सर्वर के अंदर, तो हमेशा कि जेड से ही स्टार्ट हो रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो हमेशा किस नेम से आपका स्टार्ट होगा, ई से ही स्टार्ट हो रहा होता है। आप देखिए कि कितने तरह के लॉक मोड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो टोटल हमारे पास मेनली जो कस्टमर पर्सपेक्टिव से 3 लॉक मोड्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है रीड लॉक, फिर दूसरा होता है राइट लॉक, और तीसरा होता है इनहांस्ड राइट लॉक। अब देखिए इनहांस्ड राइट लॉक को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्स है इसका डिफॉल्ट वैल्यू। और अगर आप लॉक एंट्री लिस्ट में जाके देखोगे तो हमारा जो टेबल का चेंज मोड है वो किस में आ रहा है, एक्स में ही आ रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे जो लॉक मोड है आपके टेबल के लिए वो इनहांस राइट लॉक लगा हुआ है। फिर यहाँ आइए अब जरा रीड लॉक में। अब रीड लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड लॉक भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि रीड लॉक क्योंकि एक शेयर्ड लॉक है, यानी कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ इस, अगर ऐसा कुछ लॉक किसी ऑब्जेक्ट पे लगा है तो उसको मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक बार में एक्सेस कर पाएंगे। और इसका हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रीड लॉक इज एस। फिर इन केस ऑफ रीड लॉक अदर यूजर्स कैन डिस्प्ले द डेटा बट दे कैन नॉट चेंज द डेटा, यानी कि अदर यूजर्स अगर आ रहे हैं तो उसको रीड तो कर सकते हैं पर उसको वो चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अदर यूजर्स अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका एक्सेस उनके पास नहीं होता है। फिर हमारे पास आता है राइट लॉक का। अब देखिए राइट लॉक क्या है, ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिव लॉक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव लॉक। इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ई होगा। और इन केस ऑफ राइट लॉक अदर यूजर्स कैन डिस्प्ले एंड चेंज, कैन नॉट डिस्प्ले एंड चेंज द डेटा। राइट लॉक के केस में क्या होगा कि अदर यूजर्स जो है हमारे पास ना तो डिस्प्ले कर पाएंगे और ना ही उसको चेंज कर पाएंगे। फिर राइट लॉक कैन बी रिक्वेस्टेड सेवरल टाइम्स फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन कोड। यही एक डिफरेंस आता है हमारा राइट लॉक और इनहांस राइट लॉक में, बाकी चीजें देखोगे आप सेम ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव लॉक विदाउट क्यूमुलेशन। और राइट लॉक के केस में क्या है, अदर यूजर्स कैन नॉट डिस्प्ले एंड चेंज द डेटा। एडिशनली इट प्रोटेक्ट्स द फर्दर एक्सेस ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि राइट लॉक कैन बी रिक्वेस्टेड सेवरल टाइम फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन कोड। हमारा अगर कोई यूजर है एक ही ट्रांजेक्शन कोड से सेवरल टाइम राइट लॉक को रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इनहांस राइट लॉक के केस में क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स द फर्दर एक्सेस ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। अगर एक बार उस ट्रांजेक्शन का आपने यूज कर लिया तो दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। इनहांस राइट लॉक कैन बी रिक्वेस्टेड ओनली वंस फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन एंड कैन नॉट बी प्रोसेस्ड सक्सेसिवली। एक बार में एक टी कोड को आप एक ही बार में क्या करोगे, एक्सेस कर पाओगे। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास तीन तरह के लॉक मोड्स का। अब देखिए अगर आपको कोई एक लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करोगे। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये मेरा पास टेबल है, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो डिपार्टमेंट कॉलम है मेरे पास, यहाँ देखिए ये जो डिपार्टमेंट कॉलम है, अगर मैं आपको इसका कंटेंट्स दिखाऊं, थोड़ा सा वेट कीजिए, एग्जीक्यूट। हाँ, यहाँ देखिए इसके डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट जो कॉलम है, अगर मुझे इसके लिए एक लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि अगर मेरा यूज़र इस कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के अंदर चेंज कर रहा हो तो कोई और यूज़र क्या करे, उसे चेंज ना कर पाए। तो वो मैं उसकी इस रिक्वायरमेंट के साथ क्या करूँगा, अपने लिए एक लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो आइए लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एक एक स्टेप हम लोग देखते हैं। हम लोग चलेंगे SE11 में, देखते जाइए। यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉक ऑब्जेक्ट लोगे और एक नेम दे दोगे, जैसे EZ_department01 दे देता हूँ। ये मैंने नेम दे दिया आपने लॉक ऑब्जेक्ट का और मैंने क्लिक किया क्रिएट बटन पे। फिर आप क्या करो, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दो, लॉक ऑब्जेक्ट फॉर डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए आपके पास एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जेनेरिक डेटा होता है। फिर आप टेबल्स में चलो और यहाँ पे अपने टेबल का नेम दे दो, क्योंकि लॉक ऑब्जेक्ट आप किसी टेबल पे ही लगा रहे हो तो यहाँ टेबल का आपको नेम देना पड़ेगा। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ से लॉक मोड अपना सेलेक्ट करोगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रीड लॉक लेता हूँ तो रीड लॉक में क्या होगा, अदर यूजर्स भी मेरे साथ उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो एक शेयर्ड लॉक है। ऑलरेडी यहाँ सेकंड वाला आप देखो आपके पास शेयर्ड लॉक है। और बाकी यहाँ बहुत तरह के आपको लॉक दिखेंगे पर कस्टमर पर्सपेक्टिव से इन्हीं तीनों का इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं राइट लॉक ले लेता हूँ और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। फिर मैं इस सेव बटन पे क्लिक करूंगा और पैकेज असाइन कर देता हूँ। फिर लॉक पैरामीटर में मैं जाऊंगा तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आप देखोगे कि इसके अंदर जो प्राइमरी की है आपका टेबल का वो ऑटोमेटिक यहाँ पॉपअप हो रहा होगा। मैंडेट तो हमेशा हमारे पास होता ही है, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल को दिखा रहा होता है, क्लाइंट नंबर उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। पर हमारा मेन जो प्राइमरी की है वो क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। फिर आप टेबल्स में आओ और क्या करो, अपने इस लॉक ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर दो। अब देखिए
जैसे ही आप लॉक ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करोगे उसके बाद देखिए क्या होता है आपके पास। जैसे ही आप अपने किसी भी लॉक ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करते हो एसएपी उसी समय पैरेलली रन टाइम पे दो फंक्शन मॉड्यूल क्या करता है आपके लिए जनरेट कर रहा होता है। फंक्शन मॉड्यूल क्या है, ये चीजें हम लोग आगे फंक्शन मॉड्यूल के अंदर देख रहे होंगे, पर आप फंक्शन मॉड्यूल को देखो। जैसे फंक्शन मॉड्यूल को ऐसे समझो, क्या होता है हमारे पास एक सेक्शन ऑफ कोड है ऑलरेडी बिल्ट इन है, जिसको आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ एसएपी ने क्या किया, दो फंक्शन मॉड्यूल जनरेट किए, और तो उन दोनों फंक्शन मॉड्यूल का क्या नाम होगा, एक एनक्यू होगा और एक डीक्यू होगा। एनक्यू से क्या करोगे, जैसे ही आप एनक्यू फंक्शन मॉड्यूल चलाओगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसी समय क्या होगा हमारे पास एन हमारा जो टेबल है वो लॉक मोड में चला जाता है। उसके बाद अगर कोई भी यूजर आपका पैरेलली एक्सेस करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हमने राइट लॉक लगा रखा है। जब तक आप अपने इस टेबल को डीक्यू नहीं करते हो तब तक कोई और यूजर क्या कर सकता है, उसको आके एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आप SE37 में जाओगे, अब ये देखिए जो फंक्शन मॉड्यूल जनरेट हुए हैं, अगर आपने जैसे ईजेड डिपार्टमेंट अपने लॉक ऑब्जेक्ट का नेम दिया है, तो एनक्यू के लिए एनक्यू अंडरस्कोर ईजेड डिपार्टमेंट और डीक्यू के लिए डीक्यू अंडरस्कोर ईजेड डिपार्टमेंट, ऐसा एक रन टाइम पे ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका होगा। हमारे इस लॉक ऑब्जेक्ट का नेम ये है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ एनक्यू अंडरस्कोर और पेस्ट कर देता हूँ, और मैं डिस्प्ले मोड पे जाऊँगा। SE37 हमेशा हमारा फंक्शन बिल्डर होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं। NQUEUE। अब देखिए ये हमारा फंक्शन मॉड्यूल एक बना हुआ है। अगर आप इंपोर्ट टैब में जाओगे तो यहाँ देखो आपके पास क्या होगा, एनक्यू मोड इसका एक डिफॉल्ट ई आ रहा होगा। अब जरा इस चीज पे गौर कीजिए, जब मैं अभी अभी लॉक मोड्स डिस्कस कर रहा था तो राइट लॉक के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, ई बताया था। तो राइट लॉक का डिफॉल्ट वैल्यू हमारे फंक्शन मॉड्यूल में भी वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा फंक्शन मॉड्यूल बन चुका है। अब इसको अगर हमें प्रैक्टिकली देखना है तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम क्रिएट करूंगा, और प्रोग्राम क्रिएट करके वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना प्रैक्टिकली कैसे लॉक ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम लोग SE38 में यहाँ से चलते हैं। मैं SE38 में जाता हूँ और एक SE38 यहाँ आके मैंने एक प्रोग्राम नेम दे दिया, लॉक ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर क्रिएशन, लॉक ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फिर एक टाइटल दे देते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मैं टाइप में गया और टाइप में मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, और मैंने सेव कर दी। अब ऐप प्रोग्रामिंग के अंदर आप चीज़ें जाके देख सकते हो कि प्रोग्राम हम लोग कैसे करते हैं, पर हम लोग यहाँ पे अपने लॉक ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे एक अपने लिए प्राइमरी की के लिए, जो भी हमारा एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए इनपुट के लिए क्रिएट करेंगे। अब देखिए आपका ये प्रोग्राम है, तो आप क्या इसमें इनपुट यूजर हमारा पास करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय आईडी का मेरा वैल्यू होगा, और डिपार्टमेंट की क्या वैल्यू आपको भेजनी है, जो ताकि अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो कोई और यूजर आके उसे चेंज ना कर पाए। तो पैरामीटर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अपने लिए एक इनपुट क्रिएट करते हैं यूजर्स के, जो इनपुट आप देना चाहते हैं इनपुट स्क्रीन से। तो मैं दे देता हूँ सपोज PEMP ID, और टाइप में जाके मैं अपने एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे टाइप दे दूंगा। इसको डिस्प्ले मोड पे कर देते हैं, और एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, P_डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट का जो मेरा डेटा एलिमेंट है वो मैं दे दूंगा यहाँ। इसे कर देते हैं एक्टिवेट। अब अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखिए
पी एम्प्लॉय आईडी से आप इनपुट ले गए एम्प्लॉय आईडी का और डिपार्टमेंट का। तो इस एम्प्लॉय जैसे ही आप इनपुट दोगे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लिए अपने टेबल को लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हमारा एनक्यू फंक्शन मॉड्यूल है उसे हम लोग कॉल कर लेंगे। तो पहले मैं अपने इस लॉक ऑब्जेक्ट का नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ आऊँगा और यहाँ पे देखिए पैटर्न बटन पे जाके आप अपने लिए यहाँ लिखोगे NQQUE_department01। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका फंक्शन मॉड्यूल आ जाएगा। तो इन सबको आप क्या कर लो, एक साथ कंट्रोल से अनकमेंट कर लो और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का आप वैल्यू दे दो। तो मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, पी एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए, तो जैसे ही ये मेरा फंक्शन मॉड्यूल चला तो मेरा टेबल क्या होगा, लॉक मोड में चला जाएगा। अब टेबल अगर मेरा लॉक हो गया है तो ये चीज़ हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम लोग चेक कर सकते हैं एक सिस्टम वेरिएबल होता है साई सब आरसी का, कि इफ साई सब आरसी इक्वल्स टू 0, अगर मेरा साई सब आरसी की वैल्यू 0 है तो उससे मेरा क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि ये लॉक वाला जो मेरा फंक्शन मॉड्यूल है वो सही से एग्जीक्यूट हो गया है और मेरा टेबल क्या है, लॉक मोड में चला गया है। तो मैं इसे यहाँ पे जैसे ही अगर साई सब आरसी की वैल्यू 0 आएगी, अब देखिए सब आरसी यहाँ पे क्या होता है, सब आरसी एक रिटर्न कोड होता है, आरसी यहाँ पे रिटर्न कोड होता है और साई सिस्टम वेरिएबल होता है। जितने आप सिस्टम वेरिएबल अपने एसएपी के अंदर देखोगे वहाँ पे क्या देखोगे, हर एक आपका सिस्टम वेरिएबल जो है वो एसवाई से ही शुरू हो रहा होगा। तो अगर मेरा यहाँ पे लॉक मोड में चला गया तो मैं एक मैसेज दे दूंगा, मैसेज टेबल हैज बीन लॉक्ड टाइप एस। एल्स मैं क्या मैसेज दे दूंगा, टेबल हैज नॉट बीन लॉक्ड टाइप ई। टाइप ई का मतलब यहाँ पे होता है आपका एरर मैसेज। तो टाइप ई दे देता हूँ यहाँ और एक्टिवेट कर देता हूँ। ये लोकल मैसेज हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकेंड, अब देखिए अगर मेरा मैसेज ये आ रहा है कि टेबल हैज़ बिन लॉग्ड, तो मैं यहाँ से अब क्या कर सकता हूँ, अपने जो इनपुट डिपार्टमेंट के लिए मैंने यहाँ यूजर से लिया है वो क्या कर दूंगा, अपने टेबल के अंदर भेज दूंगा। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, ज़रा उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, हम लोग अपडेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो मैं अपना टेबल नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट कीवर्ड का यहाँ यूज करेंगे। तो सेट और जो हमारा कॉलम नेम है उसे यूज करेंगे। कॉलम नेम मेरा हो जाएगा डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, वेयर जो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू मेरी होगी वो क्या हो जाएगी, पी अंडरस्कोर एम पी अंडरस्कोर आई डी, जो कि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। तो ये मेरा अपडेट स्टेटमेंट यहाँ से चलेगा और अगर अपडेट स्टेटमेंट मेरा सही से चल रहा है, यानी कि इफ साई सब आर सी इक्वल्स टू 0, अगर मेरा अपडेट स्टेटमेंट सही से चल जा रहा है तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, पहले तो मैसेज दे दूंगा, मैसेज कि टेबल हैज़ बीन अपडेटेड, हैज़ बीन अपडेटेड टाइप एस, और इसे कर दूंगा मैं एक्टिवेट। अब देखिए यहाँ से टेबल लॉक हुआ। अगर टेबल लॉक हुआ है तो अगर यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट है इसके पहले मुझे क्या करना होगा, टेबल को अनलॉक भी करना होगा, क्योंकि अगर टेबल लॉक हो गया यहाँ, अगर एल्स ब्लॉक में कब जाएगा ये, जरा इसको प्रीटी प्रिंटर लगा देते हैं पहले। अब देखिए इफ में जैसे ही आया साई सवारसी ने चेक किया कि टेबल मेरा लॉक हुआ है कि नहीं, अगर नहीं लॉक हुआ है तो इस एल्स ब्लॉक में चला गया। तो अगर लॉक हो गया है तो लास्ट में मुझे अपने टेबल को क्या करना पड़ेगा, डी क्यू चला के अनलॉक भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पैटर्न में जाऊंगा और यहाँ एन क्यू के जगह डी क्यू कर दूंगा, डी क्यू। इसको क्या कर दो आप, अनकमेंट कर दो बस।
और एक्टिवेट कर दो, एडिट। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू देना है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी की के बेसिस पे ही एक्टिवेट कर उसे लॉक करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही आपने इस टेबल को लॉक किया, आपने चेक किया साई सवारसी की वैल्यू 0 है कि नहीं एम्प्लॉय आईडी के लिए। अगर 0 है तो आपने टेबल को अपडेट कर दिया और लास्ट में यहाँ पे क्या कर दिया, DQ कर दिया। अगर लॉक अनलॉक लॉक हुआ ही नहीं है तो आपने सीधे मैसेज दे दिया टाइप ई से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं जरा डीबगर और हम करते हैं इसे एग्जीक्यूट। अब सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू देता हूँ 101 और डिपार्टमेंट में दे देता हूँ यहाँ पे क्लाउड इनोवेशन, और मैं इसे कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो डीबगर मेरा हिट हुआ। मैं डेस्कटॉप 3 में जाऊंगा और डेस्कटॉप 3 में जाके मैं यहाँ साई सवारसी की वैल्यू अगर चेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, टेबल मेरा लॉक मोड में चला गया है। अब अगर टेबल मेरा लॉक मोड में यहाँ चला गया है और मैंने डिबगर लगा के क्या कर दिया, प्रोग्राम को यहाँ पे रोक दिया। अब जरा अगर मैं दूसरे आईडी से लॉगिन करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो वो चलेगा कि नहीं, ये देखते हैं जरा। मेरे पास एक और आईडी है, उससे मैं जरा लॉगिन करता हूँ। मैं SC38 में गया और मेरा लॉक ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम किधर गया, लॉक ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये रहा। इसे इस आईडी से ओपन करते हैं, इसे फिर एग्जीक्यूट करते हैं और एम्प्लॉय आईडी हम लोग यहाँ देते हैं सपोज 101 और इस बार देते हैं क्लाउड इनोवेशन फिर से और एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए टेबल हैज़ नॉट बीन लॉक्ड। अब इसका रीजन क्या है, एक आईडी से मैंने राइट लॉक बनाया और उस आईडी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके अपने टेबल को 101 एम्प्लॉय आईडी के लिए ऑलरेडी क्या कर रखा है, लॉक मोड में रखा हुआ है डीबगर लगा के। पर वहीं अगर आप इसे एग्जीक्यूट किसी और आईडी के लिए करोगे, सपोज मैं यहाँ 102 के लिए देखता हूँ और इस बार क्लाउड इनोवेशन दूँ और एग्जीक्यूट करूँ, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल हैज़ बीन अपडेटेड। क्योंकि 102 के लिए तो आपने लॉक नहीं, लॉक हमेशा आपका क्या होगा, प्राइमरी की के बेसिस पे ही होता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। इसे फिर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक टेबल अपडेट हो गया। अब आपका 101 के लिए भी क्लाउड इनोवेशन वहाँ दिखेगा। अब अगर आप उस आईडी से जाके एग्जीक्यूट करोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लॉक हमने अनलॉक कर दिया है। अब ज़रा अगर SM30 में जाएं और अपने टेबल का डेटा देखें डिस्प्ले, तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, 101 और 102 दोनों के लिए क्या होगा, आपके पास क्लाउड इनोवेशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एक अच्छा सा कंसेप्ट हो गया, हमने डिस्कस कर लिया लॉक ऑब्जेक्ट्स का, जो कि हमारे SAP के वेब के अंदर हम लोग देखते हैं। फिर कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट DQ योर टेबल नेम अदर यूजर्स विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। जो अदर यूजर्स हैं वो कोई भी चेंज आपके टेबल के अंदर फिर नहीं ला सकते हैं जब तक आपने अपने टेबल को क्या किया है, DQ नहीं किया है। तो फिर ये हमारा लॉक ऑब्जेक्ट हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और हम लोग वहाँ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।